हेलो फ्रेंड, हमने इसके पहले पार्ट में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इज इट क्लियर व्हाट इज मीन बाय कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड सर्टन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने कल देखा था. और उसी कार्बोहाइड्रेट को हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ शुगर, यानी दैट इज नथिंग बट ग्लूकोज की इसमें. तो मैंने आपको कल बताया था जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ शुगर देखेंगे, बराबर है. दैट इज नथिंग बट ग्लूकोज. सो प्रिपरेशन ऑफ शुगर, प्रिपरेशन ऑफ शुगर. तो बेटा शुगर प्रिपेयर करते हैं दो प्रकार से. एक होता है लेबोरेटरी मेथड से, लेबोरेटरी मेथड, और एक होता है इंडस्ट्रियल वे से, बराबर है, यानी कमर्शियल मेथड. एक होता है लेबोरेटरी मेथड और एक होता है कमर्शियल मेथड. तो जो लेबोरेटरी मेथड होता है उसमें आप जो शुगर बनाते हो वो बनाते हो आप सुक्रोज से, C12H22O11, दैट इज नथिंग बट दी सुक्रोज. और आप सुक्रोज को क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो. सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस आपको पता है, सुक्रोज क्या है, आपका डायसैकेराइड है. सुक्रोज आपका डायसैकेराइड होने के कारण जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो ये आपको क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नथिंग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो दो ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, और फ्रुक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, C6H12O6. तो एक ग्लूकोज देगा वो और एक क्या देगा आपको, फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज, इज इट क्लियर. तो सुक्रोज व्हेन हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 and when it is heated gives glucose plus fructose. तो सुक्रोज से आपको क्या मिल रहा है, शुगर, ग्लूकोज, बराबर है. ये स्वीट इन टेस्ट होता है, मोनोसैकेराइड है, ये डायसैकेराइड था. तो लेबोरेटरी मेथड से आपने सुक्रोज से क्या बनाया, ग्लूकोज, दैट इज नथिंग बट शुगर, बराबर है. अब कमर्शियल मेथड से हम देखेंगे. कमर्शियल मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, स्टार्च लेना पड़ता है. कमर्शियल मेथड ये कौन सी थी बेटा, लेबोरेटरी मेथड, ठीक है. अगर आप कमर्शियल मेथड में देखते हो तो आपको स्टार्च लेना पड़ेगा. तो स्टार्च का फार्मूला आपको पता है, C6H10O5 n टाइम्स, बराबर है. ये नथिंग बट दी स्टार्च. और आप स्टार्च का क्या करोगे, अभी यहाँ पे n टाइम्स वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करोगे, बराबर है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, डाइल्यूट H2SO4 एंड एट 393 केल्विन. तो डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन के साथ आप उसको क्या करोगे, 2 to 3 एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में, 2 to 3 एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करोगे. तो स्टार्च जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो ये n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, C6H12O6. इज इट क्लियर. तो इस तरीके से कमर्शियल वे में, कमर्शियल मेथड में आप ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर सकते हो. ये जो स्टार्च होता है ये आपको पता है प्लांट ओरिजिन है. प्लांट में एज अ रिजर्व फूड के तौर पर स्टार्च को अकोमोडेट किया जाता है प्लांट में. और फिर आप उस प्लांट से जो स्टार्च निकलता है उसको आप क्या करते हो, हाइड्रोलाइज करते हो n टाइम्स, बराबर है. तो डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन और 2 to 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर में, तो आपको क्या मिलता है, n टाइम्स ग्लूकोज मिलता है. अब आपको पता है जो आप केन शुगर खाते हो ना, तो उसमें जो स्टार्च होता है उसको आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोलाइज कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, ग्लूकोज. तो इन दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर्ड शुगर इन बोथ टाइप्स. लेबोरेटरी मेथड में आपको याद रखना है सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करना है, और कमर्शियल मेथड में आपको स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करना है. इज इट क्लियर. तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. तो ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के लिए देखिए, ओपन चेन structure of
ग्लूकोज। तो जनरली ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे लिखते हैं पहले हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप डेक्स्ट्रो फॉर्म में भी लिख सकते हो उसको। तो सबसे पहले देखिए ग्लूकोज में एक अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है CHO। इज इट क्लियर? अब इसको मैं फिर से कार्बन के साथ अटैच कर रहा हूँ। 6 कार्बन रहते हैं ग्लूकोज का। आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। इज इट क्लियर? तो इसमें 6 कार्बन दिखाना पड़ेगा आपको जो अटैच हुए हैं, बराबर है। और उसके बाद इसमें OH, इसमें H, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे OH। इज इट क्लियर? जिग जैग में। फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H, ठीक है। उसके बाद फिर से OH, यहाँ पे H और CH2OH, बराबर है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? CH2OH। तो अभी देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 मिला के 8 9 10 11 12, बराबर है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया आपका ग्लूकोज C6H12O6। बेटा इसका नाम है D प्लस ग्लूकोज मीन डेक्स्ट्रो पॉजिटिव मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, ठीक है। तो अभी ये जो नाम आया है ये आप उसके रोटेशंस पे यानी वो लाइट को, ऑप्टिकल लाइट को किस प्रकार से मोड़ता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये क्या है? ये जो होता है ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं ग्लूकोज। तो ये लाइट को दोनों डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर फार्मूला, ये लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ सकता है। इसलिए इसको हम नाम देंगे डेक्स्ट्रो पॉजिटिव ग्लूकोज। इसका लियो करना है तो कैसे करोगे बताओ? इसका लियो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस OH को उधर और H को इधर लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो आप देखोगे जब आप इसका लियो करोगे तो पूरा उल्टा करना पड़ेगा आपको। जो भी आपने लिखा है उसको पूरा उल्टा करना पड़ेगा। तो ये डेक्स्ट्रो है तो इसका लियो कैसे होगा? अगर इसका लियो करना है मेरे को यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसका इस प्रकार से करना है तो ये डेक्स्ट्रो पॉजिटिव ग्लूकोज था। अब इसका अगर मेरे को लियो करना है तो मेरे को इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेना पड़ेगा। तो किस प्रकार से लूँगा मैं? यहाँ पे देखिए CHO एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे H चला जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन आएगा तो यहाँ पे OH चला जाएगा, यहाँ पे H, फिर से कार्बन तो यहाँ पे H, वहाँ पे OH हो जाएगा। फिर कार्बन आएगा, फिर से यहाँ पे OH, यहाँ पे H आएगा और फिर ये कार्बन पे CH2OH। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा? डेक्स्ट्रो निगेटिव ग्लूकोज। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आप ग्लूकोज के ऐसे कितने आइसोमर्स बना सकते हो। तो ये अगर आपको पता करना है तो आपको पता है बेटा जो आइसोमर्स मिलते हैं आपको पता है वो चिरल कार्बन के द्वारा मिलते हैं और वो फार्मूला है 2n 2⁻n। अब इस फार्मूला से हम पता करेंगे कि ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो ग्लूकोज के ऐसे कितने आइसोमर्स है तो हमको पता करना है तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। उस फार्मूला को किस प्रकार से याद रखेंगे? 2⁻n वेयर n इज नथिंग बट d। n क्या है इसमें? वेयर n इज अ नंबर ऑफ चिरल और कायरल। चिरल को कायरल भी बोल सकते हो आप। चिरल कार्बन एटम। तो वेयर n इज ए नंबर ऑफ चिरल कार्बन एटम। अब ये चिरल कार्बन एटम क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसको चारों ग्रुप डिफरेंटली अटैच हो, जैसे OH, COOH, H है ना, Cl, Br वगैरह कुछ भी। तो चारों आप दिख रहे हो इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से क्या है? सेटिस्फाइड हो गई है। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? चिरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन। और दैट इज नथिंग बट n। तो चिरल कार्बन एटम यानी ऐसा कार्बन
जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से सेटिस्फाइड हो गई है, हम उसको चिरल कार्बन या कायरल कार्बन बोलते हैं। तो ग्लूकोज में ऐसे कितने कार्बन हैं हम पता करने का प्रयास करेंगे, बराबर है। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है ऐसे देखिए, पहले ग्लूकोज की तरफ आते हैं। अगर आपने यहाँ पे CHO देखा है तो इसमें ये जो कार्बन है आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है और डबल बॉन्डिंग उसकी ऑक्सीजन के साथ है। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिखाई देगा CHO मैंने भले ही ऐसे लिखा है पर यहाँ पे डबल बॉन्डिंग कार्बन के साथ है और एक बॉन्डिंग फिर दूसरे कार्बन के साथ है। अब आप देखो एक कार्बन ने यहाँ पे उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम से अटैच होना चाहिए, पर इसकी 2 वैलेंसी सिर्फ ऑक्सीजन से अटैच हो रही है। इसका मतलब है ये आपका चिरल कार्बन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं इस कार्बन के पास। अब ये कार्बन हमारा चिरल कार्बन है क्या, बराबर है। तो देखिए पहला ग्रुप तो CHO था, दूसरा OH था, तीसरा H था और चौथा पूरा ये ग्रुप था। इज इट क्लियर। तो ये चारों डिफरेंट है, इसका मतलब है ये अपना पहला चिरल कार्बन एटम है। दिस इज द फर्स्ट चिरल कार्बन एटम। इज इट क्लियर। फिर देखते हैं ये कार्बन हमारा चिरल कार्बन होता है क्या। देखिए ये कार्बन हमारा चिरल कार्बन क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, बराबर है। फिर H है, फिर OH है और फिर ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है। इसका मतलब है ये हमारा सेकंड चिरल कार्बन एटम है। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद ये कार्बन के पास जाते हैं। अब देखिए इसके पास ये पूरा एक डिफरेंट ग्रुप हो गया है जो इससे मैच नहीं हो रहा है। देखिए आप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड है, यहाँ पे CH2OH है। इसका मतलब है ये पूरा एक डिफरेंट ग्रुप हो गया, ये एक डिफरेंट OH हो गया, ये H हो गया और ये पूरा एक अलग ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से ये भी कार्बन आपका थर्ड चिरल कार्बन एटम हो गया। इज इट क्लियर। फिर ये जो फोर्थ कार्बन है ये आपका चिरल कार्बन है क्या, ये भी होगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। फिर ये OH है, ये H है और ये CH2OH है, चारों डिफरेंट है। इसका मतलब है ये आपका फोर्थ चिरल कार्बन एटम हो गया। अब बचा है लास्ट वाला। अब अगर आप इसको तो अगर गौर से देखोगे तो इसको हम बॉन्डिंग में किस प्रकार से दिखाएंगे बेटा। ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ था, 2 हाइड्रोजन थे, बराबर है, और एक OH था। अब आप देखिए ये कार्बन की जो 2 वैलेंसी है वो हाइड्रोजन नहीं सेटिस्फाइड किया है, सेम एलिमेंट ने सेटिस्फाइड किया है। इसका मतलब है ये हमारा चिरल कार्बन नहीं होगा। तो टोटल ग्लूकोज के पास 4 चिरल कार्बन एटम होते हैं। कितने, 4 चिरल कार्बन एटम होते हैं। तो अगर 4 चिरल कार्बन होते हैं तो आप क्या करोगे, n = 4 पुट करोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, therefore 2⁴ that is nothing but 2 × 2 × 2 × 2। इज इट क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। तो ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स होते हैं बेटा, देयर आर 16 आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज वाज टू बी फाउंड। तो टोटल 16 आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज के। सबसे पहले इतना याद रखो कि ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपने लिया है तो ग्लूकोज आपको 16 आइसोमर दिखाएगा। जैसे कि ग्लूकोज आपको दिखाएगा सैक्रिक एसिड, ग्लूकोज आपको दिखाएगा ग्लूकोनिक एसिड। तो इस प्रकार से अलग अलग, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये तो ग्लूकोज आपको पता चल गया कि ये ग्लूकोज ऐसे दिखता है। दूसरा आइसोमर इसका अगर ग्लूकोज का हम बनाएंगे, हाँ, तो उसका आइसोमर कैसे होगा ग्लूकोज का, ये तो हो गया D+ ग्लूकोज। हाँ, दूसरा आइसोमर है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में जो ये ग्रुप होता है वो अल्डिहाइडिक के जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, बराबर है। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो HOH बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका वाला HOH यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा इसके जगह पे HOH, बराबर है। फिर यहाँ पे आएगा आपका फिर से HOH और फिर CH2OH। इज इट क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। इज इट क्लियर। तो ये भी क्या है, एक आइसोमर है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज ऐसे कितने आइसोमर बना सकता है बेटा, देयर आर 16 आइसोमर प्रोड्यूस कर सकता है, 16 आइसोमर। क्यों, क्योंकि उसके पास 4 चिरल कार्बन एटम होते हैं। तो n = 4, तो आपने उसको किस फार्मूले पर पुटअप किया, 2⁻n में n पुटअप किया 4, तो आपको क्या मिल गए, 16 आइसोमर्स मिल गए ग्लूकोज के। इज इट क्लियर।
तो ग्लूकोज हैव 16 आइसोमर। ठीक है, तो इस प्रकार से ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आपको एक बात तो पता चल गई कि ग्लूकोज के 16 आइसोमर होते हैं। अभी हम देखेंगे कि ओपन चेन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को प्रूफ क्या है कि वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में ही रहता है। ठीक है, तो ये देखने का प्रयास करेंगे कि ग्लूकोज ऐसा ही दिखता है, इसका प्रूफ क्या है कि उसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है, बराबर है। तो हमने कैसे कंफर्म किया, हाँ, तो ये सब पता करने का हम प्रयास करेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से क्यों आया है। तो फिर से देखते हैं ग्लूकोज का एक बार स्ट्रक्चर बना के। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन, ये हो जाता है CH2OH। बहुत आसान है, इसको CHO बनाओ, अल्डिहाइडिक CHO, और फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, फिर से यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। इज इट क्लियर? तो दिस इज़ नथिंग बट दी ग्लूकोज। अब हम देखते हैं कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हमने किस प्रकार से किस एविडेंस के आधार पर हमने ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया है। तो दिस इज़ नथिंग बट दी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इसके एविडेंस क्या थे, तो हमको पता करना पड़ेगा ना कि ऐसे ही कैसे दिखता है ग्लूकोज। कैसे मान ले कि ग्लूकोज जो है C6H12O6, उसकी अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसे ही रहती है, किस प्रकार से, तो किस एविडेंस के आधार पर हम ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 एविडेंस है, आपको पता है अगर हमने इस ग्लूकोज स्ट्रक्चर की रिएक्शन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ किया तो ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ मीन्स C6H12O6 when heated with prolonged heating with HI, बहुत देर तक हमने अगर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ इसको हीट किया तो हमको क्या मिलता है, यन हेक्सेन। क्या मिलता है, यन हेक्सेन, यानी एक लंबी चेन मिलती है कार्बन की जिसमें 6 कार्बन होते हैं, यन हेक्सेन, बराबर है। तो इससे आपको पता चलता होगा कि ये क्या है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखाता है इस प्रकार से। तो सबसे पहले ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में रहता है और ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद द HI प्रोड्यूस्ड यन हेक्सेन। ये आपको क्या देता है बेटा, यन हेक्सेन देता है। तो ये याद रखना है, यन हेक्सेन, दैट इज नथिंग बट दी स्ट्रेट चेन। तो आपको यहाँ से कंफर्म होता है कि ग्लूकोज में एक स्ट्रेट चेन तो होती ही है, बराबर है। उसके बाद यहाँ से आपको पता चलता है यहाँ पे कार्बन 6 कार्बन चेन में जुड़े हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 6 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में एक में के साथ जुड़े करके दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी आपको वही दिखाई दे रहा है, कार्बन 6 कार्बन चेन में एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट एविडेंस, बिकॉज दैट एविडेंस गिव्स द प्रूफ कि 6 कार्बन एक चेन में ग्लूकोज में रहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रूफ है कि जब आप क्या करते हो, ग्लूकोज को क्या करते हो, अगर ये लिखते हो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन करते हो मीन्स NH2OH, तो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन दैट इज नथिंग बट दी NH2OH के साथ अगर ग्लूकोज की रिएक्शन करते हो तो आपको मैं बता दूं, आपको ग्लूकोक्सिम मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोक्सिम, ग्लूकोक्सिम। तो आपको इतना याद रखना है बेटा कि आपको इतना याद रखना है कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करते हैं, दिस इज नथिंग बट दी हाइड्रोक्सी अमीन। तो हाइड्रोक्सी अमीन की रिएक्शन जब आप ग्लूकोज के साथ करते हो तो आपको ग्लूकोक्सिम मिलता है। इससे हमको क्या पता चलता है कि और अगर हम साइनाइड के साथ करते हैं तो हमको ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिलता है। और अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन साइनो ग्रुप के साथ करते हैं, एंड मीन्स HCN वगैरह साइनाइड के साथ करता है, तो हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो इससे हमको ये कंफर्म होता है कि यहाँ पे जो टॉप पे जो ग्रुप है ये हमारा क्या है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्या है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो आप उसको इस प्रकार से दिखा सकते हो कि टॉप पे आप अल्डिहाइडिक ग्रुप दिखाओगे ग्लूकोज को। तो ये 2 रिएक्शन से कंफर्म होता है कि ग्लूकोज के टॉप में
कौन सा ग्रुप होना चाहिए, अल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए। तो दिस रिएक्शन गिव्स द प्रेजेंस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अरे अल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं, हम उसको बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप तो होता है वो, पर उसमें भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, बराबर है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड ही देते हैं। तो ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सी अमीन प्रोड्यूस ग्लूकोक्सिन, फर्दर ग्लूकोज इज रिएक्ट विथ हाइड्रोसाइनिक मीन्स हाइड्रोजन साइनाइड गिव्स ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो ये जो दोनों रिएक्शन, ये जो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, ये दो प्रोडक्ट कब मिलते हैं आपको, जब हाइड्रोक्सी अमीन की या फिर हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन आप ऐसे कंपाउंड से करते हो जिस कंपाउंड में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तभी आपको ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये पूरे ग्रुप में, मैंने ग्लूकोज के चेन में यहाँ पे क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड ऊपर में रहता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कंफर्म होता है। अभी हम कंफर्म करेंगे कि वो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कंपाउंड है, अब बेटा कार्बोनिल ग्रुप तो अल्डिहाइड में भी रहता है, कीटोन में भी रहता है, ईस्टर में भी रहता है, ईथर में भी रहता है, कार्बोक्सी कंपाउंड में भी रहता है। तो फिर एक कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड है कौन सा? तो उसके लिए हम फर्दर रिएक्शन करेंगे। ग्लूकोज को हम रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन वाटर से। क्या करेंगे? ब्रोमीन वाटर से, क्योंकि वो ब्रोमीन वाटर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब हम इसका रिएक्शन, ग्लूकोज का रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोनिक एसिड। तो इससे कंफर्म हो जाएंगे कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका कौन सा है? अल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, अब ब्रोमीन वाटर यहाँ पे क्या है बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ब्रोमीन वाटर ने इसका ऑक्सीडेशन किया ग्लूकोज, तो आपको क्या मिला? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, अब ग्लूकोनिक एसिड यानी दैट इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप है जिसका ऑक्सीडेशन हो गया और आपको क्या मिल गया? ग्लूकोनिक एसिड। तो ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे जो पहला टॉप का ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो आपका सिर्फ अल्डिहाइड हो सकता है, को कीटोन नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? तो ग्लूकोज हैज़ वन ऑफ द अल्डिहाइडिक ग्रुप एट द टॉप। इज इट क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट इसका एविडेंस और एक एविडेंस स्टडी करेंगे कि ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, सैक्रिक एसिड। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो आप यहाँ पे जो OH दिख रहे हो क्या? नहीं, OH, तो ये सब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं OH, यहाँ का OH, तो इसमें एक OH प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रोड्यूस करता है ना, ये आपको समझ में आता है। इसका मतलब है जब आप क्या करते हो, ग्लूकोज की रिएक्शन आप उसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हो या ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन आप जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हो तो इतना याद रखना कि वहाँ पे जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन होती है तो आपको सैक्रिक एसिड मिलता है, दैट इज नथिंग बट डाइसैक्राइड मिलता है। इसका मतलब है यहाँ पे एक प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप होता है OH, ये कंफर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है इसके जो बॉटम में आपको CH2OH दिख रहा है ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये प्रेजेंस रहता है ग्लूकोज में, ये कंफर्म होता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से और एक हम कंफर्मेशन एविडेंस दे सकते हैं कि ग्लूकोज इस प्रकार से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्लूकोज ऑन एसिटाइलेशन बाय एसिटिक अनहाइड्राइड। तो ग्लूकोज का जब आप एसिटाइलेशन करोगे एसिटिक अनहाइड्राइड के द्वारा, तो आप यहाँ पे ग्लूकोज लोगे और ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक अनहाइड्राइड, तो एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करोगे उसको, दैट इज नथिंग बट CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ जब आप उसकी रिएक्शन करोगे ग्लूकोज की तो आपको क्या मिलेगा? एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या मिलेगा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इससे आपको क्या कंफर्म हो रहा है? विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब है यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5।
तो इस प्रकार से 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं ग्लूकोज में, ये रिएक्शन हमको बताता है। तो ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट विथ एसिटिक अनहाइड्राइड प्रोड्यूस ग्लूकोज पेंटाएसिटेट विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आप 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंफर्म कर सकते हो ग्लूकोज में। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है इन ओवरऑल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आप ओपन चेन ऑफ स्ट्रक्चर ग्लूकोज का पढ़ते हो। इज इट क्लियर इस टॉपिक में? उसके बाद है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आपके किताब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, बराबर है। तो उसको आपको उसके लिए हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ना पड़ता है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ना पड़ता है। तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को स्टडी कर सकते हो। तो उसके लिए हम कुछ बेसिक उसके एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर ख़त्म होने के लिए 4 से 5 दिन लग सकते हैं, ठीक है। पर हम उसका कुछ बेसिक ये देखते हैं, जैसे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कुछ जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बॉन्डिंग होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे CH2OH, ये बॉटम से बॉन्डिंग है CH2OH, और इसके अगेंस्ट में रहता है H, बराबर है। उसके बाद HOH, फिर इसकी जो बॉन्डिंग होगी यहाँ पे OH, बराबर है, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आएगा HOH। इज इट क्लियर? और यहाँ पे आपका आएगा HOH। इज इट क्लियर? तो इसका नाम हम देंगे, इसका नाम रहेगा बेटा, अब हम नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3, इसको 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5th, बराबर है। ये तो ऑलरेडी ग्रुप है तो उसको हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिंग बन गया, तो एक साइक्लिक फॉर्म में आ गया। तो इसको हम नाम देंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। दैट इज नथिंग बट ये दिस इज द ट्रांसफॉर्म, ये क्या है हमारा ट्रांसफॉर्म है। और इसका सीस कैसे होगा, इसका सीस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो OH है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, H को नीचे लिखना पड़ेगा, बाकी एज इट इज़ आप रखोगे। ये जो H है, H इसकी जगह पे OH आएगा, OH की जगह पे EH आएगा, तो ये ट्रांस का क्या हो जाएगा, सीस हो जाएगा। तो इसको आपको सीस बनाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑक्सीजन निकालोगे, बराबर है। आप फिर क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, एज इट इज CH2OH रखोगे, बाकी सब सेम रखना है आपको। सिर्फ यहाँ पे आपको OH करना है, यहाँ पे H करना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे H रहेगा, OH, यहाँ पे क्या रहेगा OH, यहाँ पे रहेगा H। इज इट क्लियर? बाकी सब सेम है, HOH। इज इट क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट डी बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। तो ये हो जाएगा आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। तो ये पेपर में पूछते हैं सिस और ट्रांस ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर पूछते हैं। तो ये क्या है बेटा, ट्रांस है जिसमें OH नीचे रहता है, इतना आपको याद रखना है, और सिस में OH ऊपर रहता है, ठीक है, पहले कार्बन को। तो ये नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5th। तो इतना याद रखना कि ट्रांस में पहले कार्बन पे OH नीचे होता है, सिस में पहले कार्बन पे क्या होता है, OH ऊपर होता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द सिस फॉर्म, देन दिस इज द ट्रांस फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आपको सिर्फ ये 2 कंपाउंड के बारे में अच्छे से रीड करके रखना है, उसके बारे में अच्छे से समझ लेना है, बाकी कुछ नहीं है। फिर उसमें आपको रूल्स वगैरह पूछते नहीं है, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला वगैरह कैसे आया, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज वगैरह कैसे बनाए, ये आपको पूछते नहीं है। उसके बाद कुछ डायसैकेराइड की स्टडी दिया है, हमने कल पूरा पढ़े थे डायसैकेराइड के बारे में, पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड वगैरह के बारे में डिटेल में क्लासिफिकेशन में गए थे। तो आपके इसमें टेक्स्ट बुक में जितना भी उसके बारे में दिया है, एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ लो, और जो भी कुछ डिफ़िकल्टी आती है आप हमसे पूछ सकते हो। हाँ, वो तो आपका जब पेपर डिस्कशन है उसमें भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है कि
इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिए है बेटा, जैसे डाइसैकेराइड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो लिंक बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल थ्रू द ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जो ग्लाइकोसाइडिक डाइसैकेराइड में एक बात आपको याद रखना है, डाइसैकेराइड, जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ये आपके ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और इसमें क्या होता है, जो लिंक होती है ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई होती है डाइसैकेराइड्स। तो जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, द बिटवीन लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल थ्रू द ऑक्सीजन, तो इसके दोनों एंड में मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, यहाँ पे भी मोनोसैकेराइड्स होता है। तो इस लिंकेज को हम क्या